नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं राजस्थान में चल रहे पॉलिटिकल गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में। सचिन पायलट या अशोक गहलोत, कौन यहां पर लालची है पावर पाने के लिए और कौन यहां पर सही है? क्या राजस्थान में सरकार गिरेगी या टिकेगी? क्या यहां पर कोशिश की जा रही है एमएलए को खरीदने बेचने की? ये कहानी सुनने में जितनी सिंपल लगती है उतनी सिंपल एक्चुअली में है नहीं। आइए जानते हैं। 2018 में जब कांग्रेस ने स्टेट इलेक्शंस जीती थी राजस्थान में, उसी वक्त से एक ये बड़ा चर्चा का इशू रहा था कि किसे चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, सचिन पायलट को या अशोक गहलोत को। देश में ज्यादातर यंग लोग सचिन पायलट के फेवर में थे क्योंकि वो एक यूथ लीडर है यहां पर, लेकिन कांग्रेस ने अशोक गहलोत को चुना। उनके अपने इंटरनल रीजंस हो सकते हैं। अशोक गहलोत एक ज्यादा बुजुर्ग और एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन थे यहां पर। सिमिलर सिचुएशन मध्य प्रदेश में भी हुई थी सिंधिया और कमलनाथ के बीच में, और कांग्रेस ने कमलनाथ को चीफ मिनिस्टर बनाया यहां पर। शुरू से ही एक दरार थी यहां पर ओल्ड गार्ड और यंग ब्रिगेड के बीच में कांग्रेस में। स्पेशली राजस्थान में कहा जाता है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो पॉलिटिशियंस सचिन पायलट के फेवर में ज्यादा थे, जो एमएलएस, और जो एमएलएस अशोक गहलोत के फेवर में ज्यादा थे, उन दोनों के बीच में एक डिवाइड था, कहीं ना कहीं डिस्ट्रस्ट था। दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे। यही डिस्ट्रस्ट शुरू में भी सामने आया था जब कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन जीती थी। उस वक्त राहुल गांधी ने दोनों के साथ एक फोटो खिंचाई थी, साथ में मिलकर ये जाहिर करते हुए फोटो से मानो कि दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो रिजॉल्व हो गए हैं और अब दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन आज 2 साल बाद ये चीज बड़ी क्लियर हो गई है कि वो डिफरेंसेस कभी रिजॉल्व हो ही नहीं थे, या मानो और बढ़ते गए वो डिफरेंसेस, कि आज ये पॉइंट आ गया है। अभी वाली जो कंट्रोवर्सी है शुरू हुई थी 11 जुलाई को, जब राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी इनके एमएलए को 25 करोड़ रुपए पर एमएलए ऑफर कर रही है पार्टी बदलने के लिए ताकि इनकी सरकार गिर जाए। अब सुनने में कुछ ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं लगता, क्योंकि सिमिलर कहानियां हमें सुनने को मिली है कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में भी। कर्नाटका में जब कुमारस्वामी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि बीजेपी इनके एमएलए को 20 करोड़ रुपए पर एमएलए ऑफर कर रही है पार्टी बदलने के लिए ताकि इनकी सरकार गिर जाए। एज प्रूफ इन्होंने ऑडियो टेप्स भी रिलीज करी थी इसकी, और कुछ महीनों बाद एग्जैक्टली यही चीज हुई। करीब 16-17 एमएलए ने पार्टी बदली, इनकी सरकार गिरी और कर्नाटका में बीजेपी ने सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में भी सिमिलर कहानी हुई थी, जब कमलनाथ ने कहा था कि बीजेपी इनके एमएलए को कुछ ने 20-30 करोड़ रुपए ऑफर करने लग रही है ताकि वो पार्टी बदले। कुछ महीनों बाद एग्जैक्टली यही हुआ, कुछ एमएलए ने पार्टी बदली, इनकी सरकार गिरी, बीजेपी ने सरकार बनाई। तो कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं होगी अगर सिमिलर चीज यहां पर भी हो रही हो, बीजेपी ये करने की कोशिश कर रही। लेकिन बीजेपी के एंगल से इस पूरी स्टोरी को देखना सिर्फ आधी अधूरी चीज होगी दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है यहां पर। 11 जुलाई को ही राजस्थान पुलिस के एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स ने 2 लोगों को अरेस्ट किया जो कि बीजेपी से एसोसिएटेड थे, कांग्रेस पॉलिटिशियंस को ब्राइब करने के चार्ज में। सेम दिन राजस्थान पुलिस ने नोटिस भेजे सचिन पायलट को और कुछ और एमएलए को कि वो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करें अपनी इस चार्ज को लेकर। यहां पर कहा जाता है कि इस रीजन से और बाकी कई रीजन से जो कि पास्ट में हुए थे, जिनकी हम आगे बात करेंगे वीडियो में, सचिन पायलट नाराज हो गए और अपने सपोर्टर एमएलए को लेकर, करीब 10-15 एमएलए को लेकर हरियाणा चले गए और वहां पर अपने एमएलए को होटल में रुकवाया। इसके बाद स्पेक्यूलेशंस उठने लगी कि सचिन पायलट बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा से मिलेंगे और जल्द ही बीजेपी ज्वाइन करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इनफैक्ट सचिन पायलट ने कहा कि उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है बीजेपी ज्वाइन करने में। 12 जुलाई की ही रात को अशोक गहलोत ने एक पार्टी मीटिंग बुलाई सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए कि कितने एमएलए उनके सपोर्ट में खड़े हैं। इन्होंने कहा कि 109 टोटल में एमएलए हैं जो इनके सपोर्ट में। सचिन पायलट के कैंप ने कहा कि उनके सपोर्ट में करीब 30 एमएलए हैं जो सरकार को गिरा सकते हैं। थोड़ी मैथ्स में आपको बता देता हूं, राजस्थान में टोटल में 200 सीटें हैं, 101 मेजॉरिटी मार्क है किसी भी पार्टी को चाहिए पावर में आने के लिए। कांग्रेस ने 107 सीटें जीती थी 2018 में, बीजेपी ने 72 सीटें जीती थी। बाकी पार्टीज की बाकी सीटें थी, करीब 13 सीटें थी इंडिपेंडेंट्स के पास, और कांग्रेस का कहना है कि ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो थे ये कांग्रेस के फेवर में थे। और यहां पर एक पार्टी है, आप चार्ट में देख सकते हो, आरएलपी पार्टी, जिसके पास 3 सीटें हैं जो कि बीजेपी की एलाई है यहां पर। और जैसा मैंने कहा 101 मेजॉरिटी मार्क है। अब कितने एमएलए सचिन पायलट के सपोर्ट में हैं, कितने इंडिपेंडेंट एमएलए और कितने बाकी पार्टी के एमएलए अशोक गहलोत की सरकार को सपोर्ट करते हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि यह सरकार टिकी रहेगी या गिरेगी। इसकी मैथ्स में मैं आगे जाऊंगा, थोड़ी कैलकुलेशंस बताऊंगा आगे। अभी हम अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद 13 जुलाई को राजस्थान कांग्रेस ने एक लेजिस्लेचर मीटिंग बुलाई अपने एमएलए के लिए और कहा कि जो एमएलए इस मीटिंग में नहीं आएंगे उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। सचिन पायलट और सचिन पायलट को सपोर्ट करने वाले एमएलए इस मीटिंग में नहीं आए।
इसके बाद 14 जुलाई को एक और मीटिंग बुलाई कांग्रेस पार्टी ने। इस मीटिंग में भी सचिन पायलट और सचिन पायलट को सपोर्ट करने वाले एमएलए नहीं आए। बार बार पार्टी के बुलावे पर ना आने पर सचिन पायलट को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से हटा दिया गया। कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट फॉर राजस्थान की पोस्ट से भी हटा दिया गया और साथ में इनके जो लॉयल एमएलए थे जो कि मिनिस्टर से राजस्थान सरकार में, उन्हें भी मिनिस्टर की पोस्ट से सैक कर दिया गया। इसके बाद राजस्थान के स्पीकर ने करीब 19 कांग्रेस एमएलए को एक नोटिस भेजा जो कि सचिन पायलट के सपोर्ट में थे और उनसे पूछा कि आपको डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि आप पार्टी के बुलावे पर आ नहीं रहे हो। यहां पर ये नोटिस भेजा गया एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो कि इन एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। इसी के बाद ही सचिन पायलट ने पब्लिकली आकर कहा कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है बीजेपी ज्वाइन करने में, वो बीजेपी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। इसके बाद सचिन पायलट और इनके सपोर्टिंग एमएलए ने इस नोटिस को हाई कोर्ट में चैलेंज किया कि इन्हें डिस्क्वालीफाई करना यहां पर गलत है, इन्होंने ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया है। अब बात यह है दोस्तों, सचिन पायलट और जो एमएलए सचिन पायलट को सपोर्ट करते हैं वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहते। क्यों नहीं होना चाहते? क्योंकि रूल ये कहता है कि अगर आप एमएलए डिस्क्वालीफाई हो गए यहां पर, तो जब तक ये दोबारा से इलेक्शन लड़के इलेक्शन नहीं जीतेंगे तब तक ये नई सरकार में कोई मिनिस्टर नहीं बन सकते। मान लो ये सरकार गिर गई राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है और फिर बीजेपी ने सरकार बनाई और ये जो एमएलए आज डिस्क्वालीफाई हो गए हैं ये उस सरकार में मिनिस्टर बनना चाहते हैं, मिनिस्टर नहीं बन सकते जब तक ये दोबारा से इलेक्शन लड़के वो इलेक्शन जीत नहीं जाते। एट द सेम टाइम अगर ये एमएलए खुद से रिजाइन कर दे तो तब ऐसा कर सकते हैं ये। तो मध्य प्रदेश और कर्नाटका में यही हुआ था कि जो एमएलए थे जिन्हें एलिजिडली खरीदा गया था बीजेपी की तरफ से, उन्होंने खुद से रिजाइन कर दिया था, तो बड़ी आसानी से वो नई सरकार में मिनिस्टर बन सकते थे जब तक नए इलेक्शंस हुए भी नहीं थे। अब अगर हम दोस्तों अशोक गहलोत के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये डेफिनेटली चाहेंगे कि ये जो 19 एमएलए हैं ये डिस्क्वालीफाई हो जाए। क्यों? क्योंकि जो अगर ये डिस्क्वालीफाई हो गए, जो राजस्थान में असेंबली की स्ट्रेंथ है वो 200 से गिरकर 181 पे आ जाएगी, 200 माइनस 19 181, और जो कांग्रेस की स्ट्रेंथ है वो 107 माइनस 19 88 पर आ जाएगी। लेकिन 181 में मेजॉरिटी मार्क होगा 91 का, तो 88 91 से ज्यादा दूर नहीं है। कांग्रेस को बस 3 और एमएलए के सपोर्ट की जरूरत होगी, चाहे वो इंडिपेंडेंट एमएलए हो या किसी और पार्टी के एमएलए हो, अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए। लेकिन अगर यही एमएलए दोस्तों डिस्क्वालीफाई नहीं होते और अशोक गहलोत की सरकार से कहा जाता है कि अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करो, और मेजॉरिटी प्रूफ करते वक्त ये 19 एमएलए कांग्रेस के अगेंस्ट वोट कर देते हैं, तो इनकी सरकार गिर जाएगी। हालांकि ये करने से ये डिस्क्वालीफाई जरूर हो जाएंगे लेकिन इनका वोट काउंट किया जाएगा, और वोट काउंट करने का मतलब है सरकार गिर गई यहां पर। फिर दोनों ही केसेस में चाहे ये डिस्क्वालीफाई हो या खुद से रिजाइन करे, री इलेक्शंस तो होनी ही है उन सीटों पर। लेकिन बात यह है कि जब तक वो री इलेक्शंस हो रही हैं तब तक किसकी सरकार बनी रहेगी यहां पर। अगर कांग्रेस के 19 एमएलए बीजेपी के फेवर में वोट करेंगे तो बीजेपी की टोटल स्ट्रेंथ हो जाएगी 72 प्लस 19 प्लस 3 जो पहले से बीजेपी के एलाइज थे 94 स्ट्रेंथ हो जाएगी, और कांग्रेस की स्ट्रेंथ नीचे गिरकर 88 पर आ जाएगी। और जो बाकी बचे 13 इंडिपेंडेंट एमएलए हैं उन पर सब डिपेंड करेगा बीजेपी आगे निकलेगी या कांग्रेस आगे निकलेगी और कौन सरकार बनाएगा वहां पर। फिर से वहां पर पता नहीं कितने पैसे ऑफर किए जाएंगे, क्या किया जाएगा। तो ओवरऑल दोस्तों यही रीजन है कि अशोक गहलोत चाहेंगे कि एमएलए डिस्क्वालीफाई हो जाएं, और ये एमएलए अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि ये डिस्क्वालीफाई ना हो। इसी को लेकर हाई कोर्ट में केस चल रहा है। यहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ की मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं जहां पे मैंने एंटी डिफेक्शन लॉ को एक्सप्लेन किया और इसके पॉइंट्स क्या होते हैं और कहां पर इसकी एक्सेप्शंस अप्लाई की जा सकती हैं। इस पूरी कंट्रोवर्सी में एक सवाल यहां पर यह उठता है कि कौन सही है, सचिन पायलट या अशोक गहलोत? कौन यहां पर पावर के लिए लालची है और कौन यहां पर पावर सही में डिजर्व करता है? अब एक साइड के लोग हैं जो सचिन पायलट को फेवर करते हैं और एक साइड में लोग हैं जो अशोक गहलोत को फेवर करते हैं। दोनों साइड्स के आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं क्या है। पहले जो लोग सचिन पायलट के फेवर में वो कहते हैं कि बेसिकली सचिन पायलट रिस्पॉन्सिबल थे कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करने के पीछे राजस्थान में। 2013 में वन ऑफ द वर्स्ट डिफीट्स सही थी कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में, और उसके बाद पार्टी को बिल्डअप किया, पूरी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी और जीत दिलाई सचिन पायलट ने बेसिकली। दूसरा, कई बड़े बड़े जर्नलिस्ट और कम से कम 4 कांग्रेस के फंक्शनरीज ने कहा है कि
सचिन पायलट को बेट किया गया है अशोक गहलोत की तरफ से। ये पूरी क्राइसिस अशोक गहलोत ने शुरू करी है ताकि सचिन पायलट को रास्ते से हटाया जा सके और ये प्रॉब्लम बाद में कभी ना आए, उनकी पावर को चैलेंज ना किया जाए। बेट करने के लिए उन्होंने नोटिस भिजवाया था राजस्थान पुलिस की तरफ से, जिसकी वजह से सचिन पायलट ट्रिगर हो गए। तीसरा यह भी कहा जाता है कि पिछले 1.5 ईयर्स में सचिन पायलट को अशोक गहलोत की सरकार की तरफ से बहुत निगलेक्ट किया गया है, चीजों से दूर हटाकर रखा गया है। जैसे कि कोविड-19 की क्राइसिस में सचिन पायलट को इन्वॉल्व ही नहीं किया गया था, इवन एज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। और जब राजस्थान की सरकार ने अपनी 1 ईयर अचीवमेंट्स की बुकलेट निकाली, उनमें सचिन पायलट का कुछ मेंशन तक भी नहीं था। दूसरा जो लोग अशोक गहलोत के फेवर में वो कहते हैं कि जब कांग्रेस ने इलेक्शन जीती थी राजस्थान में 2018 में, ये एक रूमर है कि सचिन पायलट उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल था। ऐसा रियलिटी में नहीं था। रियलिटी में राजस्थान में वोटर्स हर 5 साल में सरकार बदलते हैं, तो ये वैसे ही बदली जानी थी। इसमें सचिन पायलट इस जीत के पीछे इतना बड़ा हाथ नहीं था जितना मीडिया की तरफ से दिखाया जा रहा है। और ऊपर से यह भी स्पेक्यूलेशन है कि बीजेपी वसुंधरा राजे को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, स्पेशली अमित शाह, क्योंकि वो कोई भी अपने खिलाफ कॉम्पिटिटर नहीं चाहते प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट में। और वसुंधरा राजे एक ऐसी चीफ मिनिस्टर थी जो सेंट्रल कमांड की, मोदी और अमित शाह की इतनी ज्यादा सुनती नहीं थी। तीसरा आर्ग्यूमेंट यह है कि जो लोग कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ने बेट किया था सचिन पायलट को, यह चीज सच नहीं है, क्योंकि राजस्थान पुलिस ने एक्चुअली में ऑडियो इंटरसेप्ट किए थे जिसमें कॉन्वर्सेशन पकड़ी गई थी कि बीजेपी यहां पर ब्राइब करने की कोशिश करने लग रही है, और इसके खिलाफ प्रूफ एग्जिस्ट करता है कि एमएलएस को यह ऑफर किए जा रहे हैं। 2 लोगों को भी अरेस्ट भी किया है, तो यह चीज सच है। यहां पर कुछ लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं कि सचिन पायलट ज्यादा लालची हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इन्हें एमपी बनने दिया 26 साल की एज में, यूनियन मिनिस्टर बने 32 इयर्स की एज में, उसके बाद राजस्थान प्रेसिडेंट बने कांग्रेस पार्टी की तरफ से 36 की एज में, 40 की एज में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी बन गए। तो ये बहुत कम टाइम में और ज्यादा लालची हो रहे हैं, ये सब अचीव करना चाहते हैं। और फाइनली ये आर्ग्यू किया जाता है कि अगर सचिन पायलट का कोई लिंक नहीं है बीजेपी के साथ, इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है बीजेपी ज्वाइन करने में, तो इन्होंने अपने हाई कोर्ट में केस लड़ने के लिए हरीश साल्वे को क्यों चुना। एक ऐसे लॉयर जिन्हें माना जाता है कि प्रो बीजेपी हैं, टॉप एनडीए के लॉयर रहे थे ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, और बीजेपी के फेवर में काफी केसेस इन्होंने लड़े भी हैं। अब यहां पर दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कौन यहां पर सही है, कौन यहां पर लालची हो रहा है, सचिन पायलट या अशोक गहलोत? मेरी राय में एक चीज बड़ी साफ है, हमें अभी तो पता नहीं क्या इसका रिजल्ट निकलने वाला है, लेकिन वेट करके देखते हैं। अगर सचिन पायलट ने एक नई पार्टी बनाई तो मेरी तरफ से उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है कि वो अपने नए पाथ पर जाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो मैं रिस्पेक्ट नहीं करूंगा उनकी इतनी, क्योंकि एक ऐसी पार्टी से निकल के ऐसी पार्टी ज्वाइन करना जो बिल्कुल ही ऑपोजिट आइडियोलॉजी की है, इससे बस ये साफ होता है कि आप पैसे और पावर के पीछे भाग रहे हो, आपकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है यहाँ पर। बाकी जो डिसएग्रीमेंट्स की बात है और पार्टी में इंटरनल पॉलिटिक्स की बात है, ये मेरी राय में दोस्तों बिल्कुल आम चीज है। ये हर पार्टी में होती रहती है, डिसएग्रीमेंट्स होती हैं बड़े लीडर्स के बीच में, कुछ लोग पार्टी छोड़ के जाते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है ये होना। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर, या यूट्यूब पर मेंबर बनके ज्वाइन बटन क्लिक करके, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव एजुकेशन वीडियोस में आपके लिए फ्यूचर में बनाते रहूं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा दोस्तों मुझे व्लॉगिंग चैनल पे भी सपोर्ट करने के लिए। हमने सिर्फ 2 घंटे के अंदर 100K सब्सक्राइबर्स का मार्क क्रॉस कर लिया था। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसके लिए भी शुक्रिया।